जब आपको ये खबर मिली कि भाई आपकी सिंध एमडीकेट में 4th पोजीशन आई, तो आपका रिएक्शन कैसा था और आपके सामने उस वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे? सर खुशी है, और खुशी इस ज़्यादा इस बात की क्योंकि एक बड़ी लंबी जर्नी थी, बहुत टाइम लगा। अब आपको कैसा लग रहा है कि अब जब आप कुछ दिनों में डॉक्टर तलहा वसी साहब कहलाएंगे, तो सर मेरा ऐसा नहीं था, यानी कि थोड़ा मेरा एम्बिगुअस सा था कि मैं लाइफ में एक्चुअली करूँगा क्या। फिर आपको जनवरी में जब आपने स्टार्ट किया, तो जो शुरू की क्लासेस होती हैं जब पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त कहीं महसूस हुआ कि आपने लेट हो गए थोड़ा सा, 1 महीना पहले या 2 महीना पहले और करते तो आपको? पेपर शुरू हुआ तो बायोलॉजी लगा बड़ा आसान है, बड़ा खुशी हुई कि आसान पेपर आ गया। अच्छा, जो कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि सर अभी हमें ना कोर्स करा दें, सख्ती नहीं करें टेस्ट देने पर, लेकिन हमारी यहाँ सख्ती का आपको पता है कि थोड़ा सा प्रेशर होता है। अब जो पढ़ने का काम है वो तो हमारा है, टीचर हमें बताएगा कि हमें पढ़ना किस तरीके से है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आप करेंगे इसको, तो ये आपको दिमाग में रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ एक और मेहमान हैं जो आईबी ग्रेड्स की पॉडकास्ट की सीरीज़ के एक अहम पर्सन हैं। इस साल एमडीकेट सिंध के 4th पोजीशन होल्डर हैं, जिन्होंने 170 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 180, और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये एक इंस्पिरेशन है जो कि 2026 में एमडीकेट में अपेयर होने जा रहे हैं। तो वैसे तो हमारी 7 पोजीशन है टॉप 10 में। मैं कोशिश करूंगा कि सबके साथ ही इस तरह की पॉडकास्ट हो जाए और उनके मैसेज और उनकी गाइडलाइंस उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो जो कि अब आने वाले हैं और 2026 में अपेयर होने वाले हैं। तो अब मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं तलहा वसी, जिन्होंने 170 स्कोर किया आउट ऑफ 180। तलहा, कैसा लग रहा है जब आपको ये खबर मिली कि भाई आपकी सिंध एमडीकेट में 4th पोजीशन आई, तो आपका रिएक्शन कैसा था और आपके सामने उस वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे? सर नेचुरली खुशी होती है सर, और जब आपने हमें बताया कि कहते हैं कि 4th पोजीशन हुई है, तो उस वक्त पेरेंट्स के सामने तो उनको ही सबसे पहले बताया। अच्छा, ये खबर आपको मैंने ही दी थी, आपने खुद नहीं चेक की? तो सर ऐसे आपने ही पहले बताया था कि वो एक सिंध का रिजल्ट था और एक कराची का अलग से आपने किया था, तो आपसे ही ठीक पता चली। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने वो आपको जो स्कोर आया उसके जी अंदर मैंने जी फ़िल्टर लगा के बताया था कि कराची में आपकी 4th पोजीशन बन रही है। जी जी। ठीक है। तो सर पेरेंट्स थे सबसे पहले, उन्हें बताया, उन्हें बड़ी खुशी हुई। सर वैसे जो स्कोर था वही देख के उन्हें खुशी थी, और पोजीशन भी आ गई तो उनकी खुशी और मज़ीद हो गई। सर मुझे भी नेचुरली खुशी थी कि एक अच्छा स्कोर आया, उसके बाद एक पोजीशन भी बन जाए तो हमेशा अच्छा ही लगता है। अच्छा, और अब आपको मालूम है कि इस स्कोर पर, और क्योंकि आपकी इंटर की परसेंटेज भी माशाल्लाह अच्छी है, जी तो इस स्कोर पर और परसेंटेज को मिलाकर जो एग्रीगेट बनता है, इस एग्रीगेट पर आपको डाउ, जेएसएमयू, केएमडीसी और लियारी मेडिकल, ये जो 4 पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस हैं, इन तमाम में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो डेफिनेटली आप अक्सर लोग डीयूएचएस को ही टॉप प्रायोरिटी रखते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी भी वही है। जी सर। और अब आपको कैसा लग रहा है कि अब जब आप कुछ दिनों में डॉक्टर तलहा वसी साहब कहलाएंगे, तो कैसा महसूस होगा? सर खुशी है, और खुशी इस ज़्यादा इस बात की क्योंकि एक बड़ी लंबी जर्नी थी, बहुत टाइम लगा। जहाँ तक एक ऐसा लग रहा है कि कोई एक पहाड़ सर कर लिया हमने, एक बहुत बड़ा काम हो गया, वो ख़त्म। अब बड़ा सुकून है कि अब वापस से इतने वो डिटेल अभी कुछ टाइम के लिए अभी वापस से नहीं करनी पड़ेगी, तो उसके एक बड़ा एक मेंटली सुकून में हूँ मैं कि अभी इतना बड़ा बर्डन अभी मेरे ऊपर से हट गया। हर स्टूडेंट से मैं ये सवाल करता हूँ, जब क्लास में आते हैं तो उस वक्त भी हम कर रहे होते हैं, कि आपको डॉक्टर बनने का ख्वाब जो है ये आपके जहन में, आपके दिल में कब आया? सर वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि उनका बचपन से ख्वाब होता है कि मैं डॉक्टर बनूं। सर मेरा ऐसा नहीं था, यानी कि थोड़ा मेरा एम्बिगुअस सा था कि मैं लाइफ में एक्चुअली करूँगा क्या है। 8 क्लास में इतना वो आइडिया था नहीं, तो साइंस को लोग प्रेफर करते हैं आमतौर पे, तो मैं बायो ले ली। फिर सर उसके बाद 10 में जब आया और कॉलेज का शुरू हुआ, तो सर उस वक्त भी इतनी कोई क्लैरिटी थी नहीं कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ चला जाऊँ या फिर बायो में ही कंटिन्यू करूँ। तो सर फिर उस वक्त फैसला होता है कि अब मेडिकल पढ़ रहा हूँ, तो आगे आके मेडिकल की फील्ड में सबसे एमबीबीएस ही तो डॉक्टर। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि एमबीबीएस की तरफ जाना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। और इसकी क्या वजह थी? सर वैसे ये तो नहीं कहूँगा कि कोई ख़ास ऐसी इंस्पिरेशन थी, लेकिन सर एक फ़ील हुआ था कि कहते हैं कि अब मेडिकल की तरफ जा रहा हूँ, और आपने हमें बताया था कि डॉक्टर जो होता है वो
हाईएस्ट क्या कहते हैं उसको दिया जाता है खिताब। तो सर वो भी एक बात थी, क्या कहते हैं कि भी किसी बुलंद मकाम पे पहुंच जाना एक खुशी का बात होती है। तो सर मैंने फिर सोचा था कि MBBS की तरफ ही जाया जाए। ठीक है। और जब ये आपको रिज़ल्ट मिला तो इसमें इस वक्त तक सबसे ज़्यादा खुशी आपको किसके चेहरे पे नज़र आती है? सर वालिदैन के चेहरे पे, क्योंकि सर उन्हें ही उम्मीदें होती हैं अपने औलाद से। सर जितना मैं खुश हूँ उससे ज़्यादा यकीनन वो खुश होंगे, क्योंकि उनके लिए भी एक ख़त्म हो गया स्ट्रेस। क्या कहते हैं कि करियर में अनसर्टिनिटी हो कोई, अब एक क्लियर पाथ मिल गया है कि MBBS की तरफ ही जाएंगे, तो उन्हें बहुत खुशी और वो भी रिलैक्सड हैं। ठीक है। चलिए, अब ये बताएं कि आपने ये जो MCAT वाला जर्नी है, जी इंटर तो हर कोई अपने रेगुलर पैटर्न के ऊपर कर रहा होता है कि पहले मैट्रिक करेगा फिर वो इंटर करेगा, इसी तरीके से ओ लेवल्स करेंगे तो फिर ए लेवल्स करेंगे। लेकिन MCAT के लिए ना ये डिसीजन लेना कि आपने सेकेंड ईयर के साथ साथ करना है, अगस्त में सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो आप जिस तरह अगस्त में सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तो MCAT भी आप फ़ौरन ही स्टार्ट कर लें, या आपने थोड़ा सा डिले किया? ये डिसीजन आपने कब लिया और कैसे लिया? क्या क्या सोच के आपने ये डिसीजन लिया? सर एक्चुअली हमने अपने कॉलेज के टीचर्स हैं और उसके अलावा जो जिन्होंने हमसे पहले MDCAT भी दिया हुआ उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि उनकी एडवाइस ये थी, क्या कहते हैं कि फ़ौरन से शुरू ना करें, थोड़ा सा 1-2 महीने का दें फिर शुरू करें। तो वैसे मैंने उसी एडवाइस को फॉलो किया। मैंने जो हमारे मिड टर्म होते थे कॉलेज में, उसके बाद मैंने क्या कहते हैं MDCAT की अपनी जर्नी मंथ कौन सा था कुछ? मैंने शायद जो जो जनवरी शुरू हुआ था, मैंने उसकी शुरुआत में आपने जनवरी में स्टार्ट? शुरू कर दी थी ठीक जर्नी है। अपनी। और फिर आपको जनवरी में जब आपने स्टार्ट किया तो जो शुरू की क्लासेस होती हैं जब पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त कहीं महसूस हुआ कि आपने लेट हो गए थोड़ा सा, 1 महीना पहले या 2 महीना पहले और करते तो आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाता? सर ऐसे जो मैंने शुरू किया था, तो इनिशियल जो क्लासेस थी असल में वो क्लासेस ही थी जो क्या कहते हैं जो बच्चों की मिस हो गई थी, उन्हें वापस रिवाइज कराया जा रहा था। ठीक है। तो उस वक्त थोड़ा लगा था कि क्या कहते हैं मैं शायद काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया हूँ, लेकिन फिर एक थोड़ा सुकून भी था कि रिवीजन क्लासेस हो रही हैं, तो शायद मैं कैचअप हो जाएगा आराम से। तो और अब आप क्या एडवाइस करेंगे बच्चे को कि भाई उसने जनवरी में स्टार्ट करना चाहिए, दिसंबर में स्टार्ट करना चाहिए, फरवरी में करना चाहिए, एग्ज़ाम के बाद करना चाहिए? क्या क्या चीज़ आपको अब लगती है कि भाई ये टाइम अच्छा होता है, बेस्ट टाइम है? सर जैसे मेरा तो था मिड टर्म में फंसे हुए थे हम लोग, तो फिर मैंने तो सोचा था उसके बाद ही आएंगे। तो सर अभी भी मैं यही कहूँगा कि ऐसे मिड्स हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम अगर कॉलेज के चल रहे हैं सेकेंड ईयर के, तो आप वो कर लें, फिर आप क्या कहते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करना है। इससे ज़्यादा डिले फिर शायद बहुत नुकसान हो जाएगा। लेट हो सकता है। यानी आप कह रहे हैं जनवरी में स्टार्ट कर लें, जी बस बहुत बहुत तो दिसंबर तक आप अपने मिड्स वगैरह कर लें, और मिड्स करने के बाद फिर आप जनवरी में तो लाजमी कर लें, क्योंकि आप और डिले करेंगे तो फिर वो रमज़ान है और चीज़ें हैं जी जिसकी वजह से आपका कोर्स भी रुकेगा और तैयारी भी रुकेगी। जी ठीक है तला, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपका जो प्रिपरेशन था वो जनवरी में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद आपका डेली रूटीन कैसे आपने मैनेज किया? अक्सर बच्चा जो है वो इस बात में घबरा रहा है, परेशान हो रहा है। हर साल स्टूडेंट होते हैं कि हम सेकेंड ईयर भी अच्छा कर लें और MCAT भी अच्छा कर लें, ये कैसे पॉसिबल है? सर वो जब शुरू होता है तो एक हर किसी को ही फीलिंग आती है। तो सर हमारा जो था कि सबसे पहले सैटरडे संडेज़ को क्लासेस थी, तो सर यही रूटीन था कि जो वीकडेज़ हैं उनमें हम क्या कहते हैं जो कॉलेज की पढ़ाई की तरफ है उसकी तरफ ध्यान था। फिर जो MDCAT था उसकी क्लासेस होती थी सैटरडे संडे को, तो सर उसकी तरफ थोड़ा सैटरडे संडे को उसकी तरफ भी दिया जाता था वक्त। और जो सेकेंड ईयर की पढ़ाई थी वो MDCAT के कोर्स का एक तरीके से हिस्सा ही थी, तो वो भी ये कहते हैं साथ साथ लेके ही चलनी पड़ती, क्योंकि आपको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर सेकेंड ईयर में अचानक से आप कोई बहुत बड़ा नोज डाइव ले लें, तो वो भी आपके लिए कोई आइडियल बात नहीं है कि आप MDCAT के लिए वो बिल्कुल ही कुर्बान करना है। एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। वेरी तो गुड। वीक डेज़ के लिए हमारा कॉलेज के था, और वीक एंड्स के लिए जैसे हमारी क्लासेस थी उसमें क्लासेस अटेंड करना, फिर घर जाके उसे देखना वापस से कि सर ने पढ़ाया क्या था। तो सर इस तरीके से शुरू में तो रूटीन ऐसी चलती थी। ठीक है। अच्छा, इस रूटीन में कहीं पर भी आपको ऐसा लगा हो कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया? सर कभी ना कभी लगता ही है सर, वो एक एग्जॉशन हो जाती है। मुझे भी कभी मेरी आदत थी ऐसे, मुझे सैटरडे संडे आते ऐसे लगता था कि मैं सोच रहा था कि दोपहर में मैं सो जाऊँ, क्लास ना लूँ क्लास ना लूँ। तो सर याद आ रहा है मुझे भी। तो सर वो एक महसूस होता था, लेकिन सर थोड़ा पढ़ाई के थोड़ी टाइम कुर्बानी दी आपने। जी थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। देनी पड़ती।
फिर आप इससे किस तरह निकले, बाहर कैसे आए? सर कुछ टाइम तक तो लगता है कि हाँ अभी भी नींद आ रही है, लेकिन सर होता है क्या कहते हैं, फिर रूटीन बन जाती है। कुछ टाइम के बाद हम करते करते कहते हैं एक रूटीन पे सेट हो जाते हैं, तो फिर उसमें फिर हमें आगे बढ़ने में उसमें मुश्किल का सामना नहीं होता है। तो शुरू शुरू में सबको मुश्किल लगता है, लेकिन एक आप करते रहेंगे, फिर अगर आप बीच में अचानक से छुट्टियाँ लेना, आप अपनी वापस उस पर जाने, तो आपकी रूटीन ख़राब हो जाएगी, आप उस पर इस्तेकामत नहीं रहेगी आपकी। तो आप उस जो आपको दिया गया आप वो करते हैं ना, आपकी एक रूटीन बन जाएगी, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आपके लिए वो आसान हो जाएगा। और फिर जब आपने पेपर दिया, तो पेपर में मैंने जो बच्चों से फीडबैक लिया था शुरू में ही, पेपर वाले दिन ही, तो ये एक आवाज़ थी कि भाई बायोलॉजी मुश्किल है, बायोलॉजी आसान है, केमिस्ट्री मुश्किल है, फिज़िक्स आसान है, फिज़िक्स मुश्किल है, कुछ इस तरह से था। आपको क्या लगा, कौन सा सब्जेक्ट था जिसको आपको लगा कि यार ये टफ था, अब पता नहीं, अल्लाह खैर करे, अच्छा इसको आ जाए? सर जब पेपर शुरू हुआ तो बायोलॉजी लगा बड़ा आसान है, बड़ी खुशी हुई कि आसान पेपर आ गया। फिर सर केमिस्ट्री में पहुँचे तो उन्होंने थोड़े डीप कॉन्सेप्ट की तरफ गए हुए थे उनके सवाल, और कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ भी गए हुए थे। तो सर उसमें थोड़ा सा लगा था कि कुछ शायद मिस हो जाए, कुछ कॉन्सेप्ट मैं स्किप कर दूँ और कुछ और मार्क कर दूँ। तो उसका तो, और फिज़िक्स में कुछ थे या कहता हूँ, उसमें भी थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट की तरफ वो गए हुए थे। तो उसमें थोड़ा सा लगा था कि इन दोनों में कुछ स्लिप हो जाऊँ तो हो जाएगा बड़ा मसला। अच्छा, इस साल जो टेस्ट को पहले से किया गया है उससे आप कितना मुतमईन हैं? सर इस साल जैसे पिछले सालों का हमने सुना है कि बहुत बहुत कुछ हो गया, पहले तो लीक भी हुए पेपर। सर इस साल बड़ा स्मूथ था, इस साल एंट्री हमारी स्मूथली हो गई, हम आराम से आके बैठ गए वहाँ पर। ऐसे सच कोई मसला पेश नहीं आया, उन्होंने ऐसे पानी भी दिया हुआ था, बिस्किट भी दिए थे, तो इतना वो मसला हुआ नहीं कि एक टेंशन तो जाके हमेशा होती है, वो तो अपने ऊपर होती है, लेकिन मैनेज अच्छे तरीके से किया होता। अच्छा, हमारे यहाँ जो क्लासेस में आपको टेस्ट किया जाता है, उसमें हम आपसे चैप्टर टेस्ट लेते हैं जो छाजो एप्लीकेशन के ज़रिए होता है, मॉक टेस्ट लेते हैं जो 3-3 चैप्टर्स के होते हैं, ग्रैंड टेस्ट लेते हैं, फिर सुपर फाइनल ग्रैंड टेस्ट होते हैं, ग्रैंड टेस्ट की सीरीज़ होती है, बुक्स होती हैं जो मटेरियल है। इसमें आपको क्या लगता है कि की मटेरियल कौन सा होता है कि यार ये वाली चीज़ें जो है ना वो आपने अच्छे से करनी होती है? सर ग्रैंड टेस्ट जो आखिर में होते हैं सर, वो पूरे कोर्स होते हैं सर, उन पे ज़रा कंसंट्रेशन चाहिए होती है, क्योंकि सर वो जैसे आपने एक दफ़ा कहा था कि इन्हें ऐसे ट्रीट करें ऐसे आप अपने फाइनल एमडी गेट में बैठे हैं। तो सर वो एक होता था थोड़ा प्रेशर कि अब ये पूरे कोर्स का है, ये तो आना चाहिए, सही। ये आएगा तो एमडी गेट भी आ ही जाएगा। तो वो काफ़ी ये कहते हैं होता है कि इसकी तरफ फोकस रहता है कि हमें देने 10 ग्रैंड टेस्ट होते हैं, तो उसकी तरफ फोकस होता है कि हमें ये अच्छे से देने हैं। अच्छा, जो कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि सर अभी हमें ना कोर्स करा दें, सख्ती नहीं करें टेस्ट देने पर, लेकिन हमारे यहाँ सख्ती का आपको पता है कि थोड़ा सा प्रेशर होता है, और हम कहते हैं यार ये आपने चैप्टर टेस्ट नहीं किए, ये मॉक टेस्ट आप नहीं दे रहा, ये अच्छा नहीं दिया आपने, ये यूँ नहीं किया। तो वो होना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है, या वो सेकेंड ईयर बच्चे को सेकेंड ईयर पे करने दें और बस अपना पढ़ाए जाएँ, एमकेट जो पढ़ाना है? सर ऐसा होता है कि अगर कोई किसी ने चीज़ पढ़ ली तो सर अब होगा कि वो कुछ टाइम बाद उसे भूल जाएगा, हर चीज़ हर वक्त याद नहीं रहती। तो एक तरीका ये होता है कि प्रैक्टिस करते रहो, उसे उसके सवाल सॉल्व करो। अब प्रैक्टिस से फ़ायदा ये भी होता है कि आपको समझ में आता है कि वो उस चैप्टर का सवाल किस तरीके से किधर से घुमा के पूछा जा सकता है। तो सर प्रैक्टिस एक बहुत अहम पार्ट होता है, उसके साथ साथ ज़रूरी है, वरना आप भूल भी आएंगे और आप ये नहीं समझ पाएंगे कि सवाल आएगा किस तरीके से। मतलब मैं ये समझाऊँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप इस तरह प्लान करेंगे ना, कोर्स अभी कर लेते हैं और तैयारी हम एग्ज़ाम के बाद कर लेंगे, प्रैक्टिस हम एग्ज़ाम, तो आप भूल जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए थोड़ी सख्ती हम करते हैं कि भाई ये साथ साथ आप कर लें तो अच्छी बात है, वरना बाद में आप कहेंगे ये तो मुझे याद ही नहीं। अच्छा, अब बस आपसे थोड़ी सी फाइनल में आईबी ग्रेड्स के हवाले से पूछूंगा कि आईबी ग्रेड्स का जो जर्नी था और आईबी ग्रेड्स में जो क्लासेस थी, उसमें आपने उस जर्नी ने, उन क्लासेस ने आपको किस तरह सपोर्ट किया कि आप ये 170 आउट ऑफ 180 स्कोर करने में कामयाब हुआ? सर जब इनिशियली आए थे तो इनिशियली ऐसे आइडिया नहीं था कि एमडी कैट एग्जैक्टली होता किस तरीके से है। तो सर सबसे पहले तो वहाँ पर टीचर्स ने गाइड किया था, वहाँ पर ये कहते हैं हमें बताया गया था कुछ जो इन्फॉर्मेशन कुछ किताबों में ऐसे नहीं दी हुई होती है, एमडी कैट में पूछ लेते हैं, उन्होंने वो हमें बताएं कि ये सब भी पूछा जा सकता है, ये किधर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, उसमें बहुत गाइड किया था। और हमारे टीचर ने बात कही थी कि अब जो पढ़ने का काम है वो तो हमारा है,
टीचर हमें बताएगा कि हमें पढ़ना किस तरीके से है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आप करेंगे इसको तो ये आपको दिमाग में रहेगा। तो उसमें बहुत हेल्प हुई थी। ठीक है। और आपकी क्या एडवाइस होगी स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने सेकेंड ईयर के साथ जब एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो वो किस तरह से दोनों चीज़ों को मैनेज करें कि दोनों चीज़ें उनकी बहुत अच्छे से हो जाएं? सर सबसे पहले तो सेकेंड ईयर होता है वो चल रहा होता है, हम लोगों का मेनली फोकस ये होता है कि अभी कॉलेज चल रहा है, तो सर हमें वो भी पढ़ना होता है क्योंकि वो भी इन दी एंड क्या कहते हैं MD गेट का कोर्स होता ही है सेकेंड ईयर का। लेकिन सर जो MD गेट के कुछ होते हैं जो हमने जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा वो भूल गए, सर उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग बिल्कुल ही भूल जाते हैं ना, तो आप बिल्कुल ब्लॉक 0 पे आ गए तो आपको फिर से वो पूरा शुरू करके वहाँ तक उस कॉन्सेप्ट तक पहुँचना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का होता है आमतौर पे भूल जाते हैं, तो वो ज़रा एक मसला होता है। तो इन दो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को ज़रा मैनेज करना पड़ता है, तो इतना वो होगा नहीं मसला, अगर इन दोनों को बैलेंस कर लिया है तो आराम से हो सकता है। आपने कहीं पर भी कॉलेज में, स्कूल्स में, कोचिंग में जो क्लासेस ली और IB ग्रेड्स में जो क्लासेस ली, क्या डिफरेंस महसूस हुआ आपको? सर कॉन्सेप्चुअल होती हैं IB ग्रेड्स की क्लासेस, और जैसे मैंने अभी बताया टिप्स एंड ट्रिक्स का कॉलेज में ऐसे पढ़ाया जाता है, वो बता देता है टीचर ये ऐसे ऐसे ऐसे। हमें IB ग्रेड में बताया कि कितने कि किस तरीके से आपने ये पढ़ के याद रखना है, क्योंकि इन दी एंड हमें यही होता है कि जितना याद होगा MD गेट में उतना ही हमें आएगा, जितने कॉन्सेप्ट्स हमें आते होंगे। तो टीचर्स ने हमें गाइड किया था कि कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से याद करने हैं, कोई अगर फैक्ट्स हैं वो किस तरीके से याद करने हैं, तो सर वो ज़रा एक अलग चीज़ थी जो बड़ी हेल्पफुल साबित हुई। ठीक है। बस लास्ट में मुझे आपसे जो है ना वो स्टूडेंट्स को ये मैसेज करवाना है कि आप स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज करें कि पॉजिटिव रहना और कंसिस्टेंट रहना कितना ज़रूरी है अगर आपने एडमिशन लेना है। देखिए, एक बच्चे के जहन में होता है कि मैंने इंटर करना है, एक बच्चे के जहन में मैंने MCAT करना है, लेकिन ये दोनों काम उस बच्चे को क्या दिलाते हैं? एडमिशन दिलाते हैं। तो इसमें कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन में रहना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये सब चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है? सर सबसे पहले जो आपने कहा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आगे नहीं देखेंगे कि आप जा किस तरफ रहे हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। अगर जैसे आपने कहा था कि अगर हम मंजिल तय नहीं करेंगे तो हम जाएंगे किधर, तो सर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ज़रूरी है कि हाँ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप में नेगेटिविटी भर जाएगी, आप सोचेंगे कि हो ही नहीं सकता मुझसे, तो आप कर नहीं सकता। आप जो सोचें, अगर आपकी मेंटल कैपेसिटी है ही नहीं कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। और उसके अलावा कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको ये कहते हैं कंसिस्टेंट रहना होता है, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको रखने होते हैं दिमाग में, आपको समझना पड़ता है कि हर चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है। तो सर कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको हर चीज़ को साथ साथ लेके जाना पड़ता है कि आप एक सब्जेक्ट में बहुत आगे चलें, एक में बहुत पीछे रहें, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं रहेगी। तो आपको हर चीज़ को एक तरीके से मैनेज करके आगे जाना पड़ता है। तो आप जब हर चीज़ में एक बैलेंस होता है तो एक आपको क्या कहते हैं हर चीज़ में आपको सुकून होता है। जैसे अगर आपके बायो में बहुत ख़राब नंबर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आपको एट द एंड आपको बायो का दुख होगा। आदमी क्या कहते हैं अपनी गलतियाँ ज़्यादातर देख रहे होते हैं, तो बायो का आपको बहुत दुख होगा, केमिस्ट्री के लिए इतना वो नहीं होंगे कि खुश होंगे। तो आपको हर चीज़ को बैलेंस रखना होगा ताकि एंड ऑफ द डे आपको पता चले हाँ मैंने हर चीज़ में कोशिश की और हर चीज़ में मेरा अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ थे तलहा वसी, और इनका यहाँ आना, इनका बहुत शुक्रिया कि यहाँ आए, क्योंकि इन्होंने जिस मेहनत के साथ 170 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है, उस मेहनत में कहाँ कहाँ इनको मुश्किल हुई और कहाँ कहाँ इन्होंने किस किस स्ट्रैटेजी के साथ उस मुश्किल को आसान बनाया। तो ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2026 में MD-CAT करने जा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की जो फीडबैक्स हैं, इस तरह की जो मैसेजेस हैं इन स्टूडेंट्स के जो कि कामयाब हैं, यही आप लोगों के लिए ज़रिया राह बनेंगे, जिससे आप आसानी के साथ अपनी भी चीज़ें प्लान कर लें। वरना सोशल मीडिया पे मैं अक्सर देख रहा होता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो मायूस हैं, जिनका जो कामयाब नहीं हुए, तो वो इस चीज़ को बहुत मुश्किल बना देते हैं, या वो ये कहते हैं कि तो बहुत मुश्किल है, हमने बहुत मेहनत की थी लेकिन हमारा स्कोर फिर भी नहीं आया और हमारे तो MBBS या BDS में एडमिशन पॉसिबल नहीं हुआ। तो लोग इस तरफ जाने से फिर वो हट जाते हैं, जो करने वाले हैं वो भी नहीं कर पाते।
तो हमेशा कोशिश करें, मेरी सजेशन यही होती है कि सक्सेसफुल लोगों को सुना करें। तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम मज़ीद सक्सेसफुल लोगों को आपके सामने लेकर आएँ। तो ये हमारे तलहा वसी थे, जिन्होंने कराची में 4th पोजीशन हासिल की 170 आउट ऑफ 180 स्कोर करके। इंशाल्लाह किसी और सक्सेसफुल स्टूडेंट के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।